केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज सबसे पहले बात वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक बिछी उस नई कूटनीतिक बिसात की, जहां समझौते पर डिजिटल दस्तखत के चंद मिनटों बाद ही बहुत बड़ा खेल हो गया है। दुनिया जिस डिजिटल समझौते को महायुद्ध का दी एंड मान रही थी, उसके सार्वजनिक होने से पहले ही व्हाइट हाउस के भीतर एक नया और भीषण गृह युद्ध छिड़ चुका है। वॉशिंगटन और तेहरान के सुरों में ऐसा यू टर्न आया है कि इस समझौते की बुनियाद ही हिल गई है। हाँ, तो यह है कि खुद ट्रंप के सिपह सलार और CIA इस डील को आत्मघाती बता रहे हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसी को शक है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन रोकने की आड़ में अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा है। और पेज सिर्फ बयानों का नहीं है, असली विवाद पैसों और हॉर्मूज की नाकेबंदी का है। वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस कह रहे हैं कि पैसा खाड़ी देश देंगे, तो इधर ईरान दावा कर रहा है कि उसे हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से वसूली का कानूनी हक मिल गया है। इस पूरे ड्रामे से मोसाद और इजरायली सेना भड़की हुई है कि हिजबुल्लाह और हमास को पालने वाले ईरान को खुली छूट कैसे मिल गई। क्या ये डील होने से पहले ही डावाडोल हो चुकी है? इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर, देश के भीतर गहरी पैठ बना चुके उस घिनौने एजेंडे की, जिसने अब सीधे आस्था पर चोट करना शुरू कर दिया है। नागपुर से लेकर राजस्थान तक इस वक्त एक ही ढर्रे पर चलता हुआ घिनौना खेल बेनकाब हुआ है। कहीं वर्दीधारी जाबाज के परिवार को निशाना बनाकर नशीले जाल, तंत्र मंत्र और ब्लैकमेलिंग के जरिए धर्मांतरण का खूनी खेल खेला जा रहा है, तो कहीं रोजगार की आड़ में भोली भाली बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर उन पर मजहबी दबाव बनाया जा रहा है। हाथ तो तब हो गई जब भरतपुर में खाने पीने की चीजों में अपवित्र मिलावट का सबसे घृणित रूप देखने को मिला है। देश में चल रहे इस नफरती एजेंडे को भी हम बेनकाब करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात व्हाइट हाउस के झूठ, तेहरान के तेवर और इजराइल के गुस्से की। तो शुरुआत प्रहार की कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ईरान के बीच पीस डील पर डिजिटल साइन हो चुके हैं, लेकिन क्या वाकई इस बार जंग खत्म हो जाएगी या डील को लेकर बिसाई बिछात पलट जाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है कि इन दोनों मुल्कों के बीच समझौते की उम्र बहुत लंबी नहीं रही। भले ही डील फाइनल दिख रही है, लेकिन कूटनीति के गलियारों में धोखे की गुंजाइश अभी भी कम नहीं हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके लिए सबसे पहले आप ट्रंप का एक पोस्ट देखिए। ये देखिए, ये पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ट्रंप साफ साफ लिख रहे हैं कि हमारी हर मांग पर सहमति है, वो परमाणु हथियार नहीं रखेंगे और ईरान के $300 मिलियन वाली बात फेक है। तो मतलब ईरान कुछ कह रहा है, ट्रंप कुछ कह रहे हैं। तो डील कितने दिन टिक पाएगी, ये डील हो भी पाएगी कि नहीं फाइनल, इसको लेकर प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि इस पूरे ट्वीट में इशारा यही मिल रहा है कि पैसों को लेकर कोई बात नहीं है। देखिए, इतिहास गवाह है कि सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच समझौतों की स्याही सूखने से पहले ही वादे और जो करार हैं वो टूट कर बिखर जाते हैं और फिर गूंजती है धमाकों और सायरन की आवाज और मिसाइलों की बौछार, जैसा कि हम आपको अभी दिखा भी रहे हैं। ये होता रहा है। तो इस डील में कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसता दिख रहा है। किन किन मुद्दों पर रोड़ा अटका हुआ है, आपको उसकी भी हम पूरी डिटेल्स दे देते हैं, जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि समझिए, ईरान का स्टैंड इस डील पर बिल्कुल क्लियर है। ईरान अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, अमेरिका भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दोनों अपनी अपनी कहानी अब दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि इस डील में कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ है, तो इसकी भी कुछ अभी जो मुद्दे समझ में आ रहे हैं, जिनसे रोड़ा अटका हुआ है, उस पर पूरी जानकारी हम आपको देते हैं, बताते हैं कहां कहां पेच फंसा हुआ है। चलिए, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा है परमाणु का मुद्दा, जिसको लेकर युद्ध शुरू हुआ था, उस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। 28 अरब का जो पैकेज है, उसको लेकर अमेरिका अलग बात कह रहा है, ईरान अलग बात कह रहा है। लेबनान युद्ध को लेकर जो कहा गया कि लेबनान युद्ध रोका जाएगा, लेकिन इजराइल तो रुक नहीं रहा। अटैक्स तो उसी वक्त होने लगे जब डील का ऐलान हुआ। हॉर्मूज टैक्स को लेकर भी ईरान ये कह रहा है कि उन्हें पूरी तरह से अब हक मिल गया है वसूली का। तो ये कम से कम जो 4 मुद्दे हैं, इस पर ये डील फंसती दिखाई दे रही है। और अब आप समझिए, ईरान का स्टैंड इस डील पर बिल्कुल क्लियर है। वो कह रहा है कि अभी सिर्फ सहमति बनी है, अंतिम समझौता नहीं हुआ है।
डील हो या नहीं, अपमान और दबाव के आगे हम झुकेंगे नहीं। ईरान कह रहा है कि आप इस चीज को समझ जाइए कि हम झुकने वाले नहीं हैं। पेजेश्कियान का ये पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें यही बात क्लियरली लिखी गई है। ईरानी राष्ट्र ने अपने शहीद इमाम से सीखा है कि वो अपमान और दबाव के आगे झुकेगा नहीं, ये लिखा हुआ है इस पूरे पोस्ट में जो मसूद पेजेश्कियान ने किया है। और इससे वो इशारा दे रहे हैं कि डील हो या ना हो, ईरान ने जो सोचा है वो उसी पर चलने वाला है। तो देखिए, ईरान कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं, लेकिन इस डील को लेकर ट्रंप और वेंस के बयानों में भी मतभेद है। ट्रंप कह रहे हैं कि 300 अरब डॉलर वाली बात फेक है, वहीं वेंस कह रहे हैं कि ईरान को ये पैसे मिलेंगे पर अमेरिका से नहीं, खाड़ी देशों से मिलेंगे। खाड़ी देश ईरान के नुकसान की भरपाई करेंगे। दोनों की बातें तो हैं, लेकिन ये कोई क्लियर नहीं कर रहा कि ये पैसा कौन देगा, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि ये दावे फेक है, वेंस कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के देश पैसा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि खाड़ी देश ये क्यों करेंगे? खाड़ी देश ईरान को फंड क्यों देंगे? क्योंकि खाड़ी देशों पर अटैक तो ईरान ने ही किया। तो डोनाल्ड ट्रंप से इतर उनके जो सहयोगी हैं जेडी वेंस, वो क्या कह रहे हैं, उनका दावा सुनिए आप। If the Iranians are behaving like a normal country, and if they make their country investable, then the Gulf Arab states are going to may decide to invest in that country, invest in their infrastructure, invest in their incredible resources. But I think it's important, not a single dime of that money comes from the United States. ईरान के साथ हुई डील में अब फंड्स को लेकर मतभेद बिल्कुल क्लियर लग रहा है। चलिए आपको इस पर भी थोड़ी और जानकारी दे देते हैं, पॉइंट वाइज बताते हैं कैसे मतभेद खुलकर सामने आ गया है। वेंस बोल रहे हैं कि ईरान को 28 अरब रुपए देंगे। ट्रंप ने फंड देने से इनकार किया, हमने आपको उनका ट्वीट दिखाया। वेंस ने कहा कि ईरान शर्तों पर रहा तो फंड मिलेगा, एमओयू में न्यूक्लियर शर्त मानने पर ही फंड मिलेगा। लेकिन ट्रंप फंड वाली खबरों को पूरी तरह से फेक न्यूज बता रहे हैं। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान को खाड़ी देश ये फंड देंगे, लेकिन सवाल यही है कि ईरान को खाड़ी देश ये फंड क्यों देंगे? उन पर तो खुद ही अटैक हुआ है। ट्रंप की नई डील को ईरान की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसे महज एक चालबाजी बताते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। तो देखिए, विरोध प्रदर्शन आपने देखा सड़कों पर चल रहा है। उस डील में कितने विवाद हैं जो ईरान की जनता इतनी आक्रोशित है। चलिए उस पर भी आपको थोड़ी जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें विवाद बना हुआ है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं फटाफट। देखिए, लेबनान में युद्ध विराम, इसको लेकर कहा गया कि सब तय हो जाएगा, तमाम हो जाएगा, लेकिन इजराइल तो इसके खिलाफ है। वो तो सेम पेज पर है ही नहीं, तो ये होगा कैसे? दक्षिण लेबनान से सेना हटेगी, ये भी डील में कहा गया, लेकिन आईडीएफ ने इसको लेकर सीधे सीधे इनकार कर दिया, वो नहीं मानने वाले। ईरान बोला फंड मिलेगा, लेकिन यूएस बोला नगद नहीं देगा। तो बहुत सारे विरोधाभासी बातें हैं इसमें। ईरान को पुनर्निर्माण का फंड देने की बात भी कही गई। ट्रंप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। न्यूक्लियर पर बात 60 दिन बाद होगी, ये कहा गया इस डील के तहत, लेकिन कोई ठोस रोड मैप इस पूरी कहे एमओयू में 14 पॉइंट्स में कहीं दिखाई नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भले ही खुश दिख रहे हो, लेकिन ईरान के साथ उनकी अपनी टीम में ही इस डील को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। सीआईए को शक है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर वो रियायतें देगा या नहीं, जिनकी अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए समझौता तो हो गया है, लेकिन अमेरिका में अभी भी हर कोई इस डील को लेकर आश्वस्त नहीं है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके टॉप अधिकारियों को चेतावनी दी है और ईरान की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी एजेंसीज ने ईरान की बातचीत पकड़ी। अंदरूनी बातचीत और सार्वजनिक रुख में फर्क है। सीआईए को ईरान की नीयत पर संदेह है। परमाणु शर्तें मानने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स ने ट्रंप को अलर्ट किया है। वादों और असली मंशा में अंतर का दावा है। मार्को रूबियो ने भी चिंता जताई।
रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी सतर्क हैं। बंद कमरे की बैठकों में सवाल उठ रहे हैं। डील को लेकर अमेरिका चिंतित है। तो इस डील को लेकर ट्रंप की टीम दो हिस्सों में बंट गई है। जहां रैटक्लिफ, रूबियो और हेग्सेथ सतर्क हैं, वहीं वेंस, विटकॉफ, कुशनर इस डील के पक्ष में हैं। समझौते की घोषणा से पहले ट्रंप ने बड़ी बैठक की। उनके सलाहकारों के बीच कई हाई लेवल बैठकें हुई थी, जिनमें इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई और सहमति बनी। CIA के इनपुट्स और टीम के भीतर मचे इस घमासान ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ जहां वो युद्ध टालकर अपनी कूटनीतिक जीत का परचम लहराना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी ही खुफिया और सुरक्षा टीम उन्हें आगाह कर रही है कि ईरान पर भरोसा करना आत्मघाती हो सकता है। इस डील में सबसे विवादित दो ही मुद्दे हैं। पहला, यूरेनियम संवर्धन, दूसरा $300 अरब। रक्षा और खुफिया विशेषज्ञों का दावा है कि अगर ईरान को इतनी बड़ी आर्थिक राहत मिल गई तो वो इस पैसे का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में कर सकते हैं। यही वजह है कि पेंटागन से लेकर CIA तक ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार इस वक्त बेहद सतर्क हैं। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी खुफिया टीम की चेतावनियों को तवज्जो देते हैं या फिर अपनी कूटनीतिक जिद पर आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अमेरिका ईरान शांति समझौते में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ईरान का दावा है कि उसे अमेरिका ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की अनुमति दे दी है। हालांकि अमेरिका की ओर से ईरान के दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हॉर्मुज को लेकर ईरान की क्या प्लानिंग है, चलिए हम उसको भी थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर ही सारा दबाव ईरान बनाता आ रहा है। हॉर्मुज पर टोल नहीं बल्कि फीस वसूलने की तैयारी है ईरान की। ईरान ने टोल को गैरकानूनी बताया है। सेवाओं के बदले शुल्क लेने की तैयारी है। समुद्री सेवाओं से उसकी अच्छी खासी कमाई होगी। समझौते में ईरान, ओमान की भूमिका बहुत मजबूत है। हॉर्मुज प्रबंधन का जिक्र मिला है समझौते में। कमर्शियल शिपिंग से राजस्व का रास्ता साफ हो जाएगा। ट्रंप ने टोल फ्री का दावा किया था, लेकिन नई व्यवस्था पर अब दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। समझौते के बाद हॉर्मुज अब फिर से नई बहस का केंद्र बन गया है। शुल्क वसूली के मॉडल पर अब सवाल उठ रहे हैं। समुद्री व्यापार में ऐसे में लागत बढ़ सकती है। खाड़ी क्षेत्र की राजनीति में भी नया मोड़ आ सकता है। ईरान के लिए राजस्व बढ़ाने का ये एक बड़ा अवसर जैसा है, जिसका उपयोग ईरान कर भी रहा है। यूएस ईरान की इस डील से सबसे ज्यादा घबराहट इजराइल को हो रही है। इस समझौते से मोसाद और IDF नाराज चल रहे हैं। ट्रंप की इस डील को इजराइल बेहद कमजोर बता रहा है, क्योंकि इजराइल इसके समर्थन में नहीं है। इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक करना चाहता है, अपना बदला लेना चाहता है और उनके हमले कम करना चाहता है। इस समझौते के खिलाफ इजराइल क्यों है, इस पर भी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि इजराइल ने तो क्लियर कर दिया है कि वो साथ नहीं है। ईरान समझौते को लेकर इजराइल में नाराजगी बढ़ गई है। प्रॉक्सी संगठनों की फंडिंग एक बड़ा मुद्दा, विवादित मुद्दा रहा है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह को, हमास को, सबको फंडिंग देता है, हुतियों को देता है, तो इससे इजराइल की नाराजगी है। IDF का मानना है कि डील में कई बड़ी खामियां हैं। हिजबुल्लाह पर कोई ठोस या स्पष्ट प्रावधान इस डील में नहीं किया गया। इसको लेकर इजराइल ने प्रश्न खड़े किए हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हुती नेटवर्क पर भी चिंता जाहिर की है इजराइल ने। और ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर इजराइल सतर्क है। सुरक्षा एजेंसीज ने समझौते पर सवाल उठाए हैं। मोसाद को ईरान की मंशा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इजराइल चाहता है कि ईरान की सैन्य क्षमता पर लगाम लगे। परमाणु कार्यक्रम के साथ मिसाइल कार्यक्रम भी मुद्दा बने, लेकिन मुद्दा बनाया नहीं गया है MOU में। IDF का दावा है कि डील से खतरा पूरी तरह से बिल्कुल खत्म नहीं होगा और हिजबुल्लाह को कमजोर करने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। लेबनान मोर्चे पर सुरक्षा चिंताएं इजराइल की बरकरार रहेंगी और यही वजह है कि इजराइल इस डील की खिलाफत कर रहा है। तो देखिए, दुनिया में युद्ध का संकट अभी भी है, लेकिन एक दूसरा युद्ध भारत में भी नीट री एग्जाम को लेकर है। अब इसी खबर की बात करेंगे। पेपर लीक की वजह से 3 मई को नीट परीक्षाएं रद्द हो गई थी। अब दोबारा 21 जून को दोबारा पेपर होना है। सवाल वही है कि क्या इस बार नीट पूरी तरह से क्लीन होगा या फिर से कोई गड़बड़ी हो सकती है। तैयारी क्या हम आपको बताते हैं। नीट एग्जाम पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार तमाम जद्दोजहद कर रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने के भी आदेश दिए गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रेस रिलीज की क्या बड़ी बातें हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो प्रेस रिलीज है इसमें बताया गया है कि किस तरह की तैयारी रहने वाली है एग्जाम्स को लेकर। तो चलिए इस पर पूरी डिटेल आपको देते हैं कि प्रेस रिलीज में क्या लिखा है। आसान शब्दों में आपको समझाते हैं, बताते हैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीट री एग्जाम को
लेकर भारत में टेलीग्राम पर अब रोक लगाई गई। बड़ा फैसला लिया गया है। ये रोक सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत लगाई गई है। यह अस्थायी रोक है जो 22 जून 2026 तक ही लागू रहेगी। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा और एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम अपना मैसेज एडिट फीचर शुरू नहीं कर पाएगा। एडिट फीचर 30 जून तक बंद रहेंगे क्योंकि कहा गया कि सोशल मीडिया के जरिए पेपर्स बहुत आगे से तेजी बढ़ते गए, अलग अलग लोगों तक पहुंचते गए। ऐसे में यह फैसला लिया गया है। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा विवाद टेलीग्राम को लेकर ही रहा। अब तक जांच में पता चला कि कई टेलीग्राम चैनल से पेपर लीक किए गए। एनटीए का दावा है कि कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, परीक्षाओं में पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाने के लिए भी करते रहे हैं। यानी पेपर सच में लीक नहीं होता, लेकिन टेलीग्राम पर ऐसा मैसेज सर्कुलेट किया जाता है मानो कि पेपर लीक हो गया हो। और ऐसे में इन सबसे बचने के लिए ये कदम इस बार उठाया गया कि टेलीग्राम की फंक्शनिंग रोक दी गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर सिर्फ टेलीग्राम को क्यों बैन किया गया? क्या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पेपर लीक नहीं हो सकते? इसकी वजह भी जरा आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही बैन लगाया गया तो आपके मन में भी इस प्रश्न होगा। देखिए, नीट परीक्षा से पहले कई फर्जी चैनल्स एक्टिव पाए गए थे। ठग छात्रों से पेपर लीक के नाम पर रुपए मांग रहे थे। मैसेज एडिट फीचर का इस्तेमाल कर पेपर के बाद फर्जी पेपर लीक के सबूत बनाए जाते हैं। 3 मई को लीक हुई पेपर में भी टेलीग्राम का ही नाम आया। अहमदाबाद में एक रैकेट का पता चला जो 8 टेलीग्राम चैनल्स चला रहा था, 8 चैनल्स, और इस दौरान उसने 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन किया, यही पेपर का पूरा जाल बिछा के। टेलीग्राम का इस्तेमाल गैरकानूनी सामान बेचने में भी होता है। स्कैमर्स टेलीग्राम का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसमें अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है और कई देशों में अस्थायी नंबर या वर्चुअल नंबर आसानी से मिल जाते हैं, जिनसे टेलीग्राम अकाउंट बन जाते हैं। टेलीग्राम में एक साथ बड़े ग्रुप बन जाते हैं जिसमें हजारों लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें बॉट्स और ऑटोमेशन का भी फायदा मिलता है। स्कैमर्स इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक मैसेज भेजने में करते हैं, इसीलिए टेलीग्राम को बैन किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि ये तैयारी सिर्फ टेलीग्राम पर बैन लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार जो नीट का री एग्जाम है उसमें सेना की भी एंट्री हो गई है। खबर थी ना पहले कि सेना पेपर्स डिसेमिनेट करेगी, तो वैसे ही जो पेपर पहुंचाने का काम है वो रोड के बजाय जो प्राइवेट कंपनीज कराती थी, एजेंसीज कराती थी, अब सेना के हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के कार्गो जहाज शहर शहर पेपर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो ये सुनिश्चित करने की कोशिश है। यानी 21 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। री एग्जाम को लेकर कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं और ये बदलाव उस स्टूडेंट को जरूर जानने चाहिए जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। अगर आप भी शामिल होने जा रहे हैं, आपका कोई अपना शामिल होने जा रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी देती हूँ। देखिए, री एग्जाम में परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ा दिया गया है। री एग्जाम दोपहर 2 से 5:15 बजे तक होगा, 5:15 तक। छात्रों को रफ वर्क के लिए अलग से जगह दी जा रही है इस बार। पहले 2 पेजेस रफ वर्क के लिए मिलते थे, लेकिन अब 4 पेजेस मिल रहे हैं। बुकलेट के डिजाइन में लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट को भी ध्यान रखा गया है, तो ये थोड़े चेंजेस इस बार एग्जाम में किए गए हैं। 15 मिनट का बफर टाइम भी मिलने वाला है। लेकिन सवाल अभी वही है, क्या टेलीग्राम बंद करने और कुछ बदलाव करने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या 22 लाख छात्र एनटीए के सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि इस बार ऐतिहासिक तैयारी की गई है, लेकिन क्या पेपर लीक होने से रुक पाएगा? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देश की सबसे बड़ी परीक्षा, 22 लाख से ज्यादा सपनों की परीक्षा, और उस परीक्षा पर लगा सबसे बड़ा दाग, पेपर लीक। मई में नीट की परीक्षा हुई, देश भर में प्रदर्शन हुए, लाखों छात्र सड़क पर उतरे। छात्रों के साथ उनके पेरेंट्स का भी सपना टूटा, जिन्होंने एनटीए के सिस्टम पर भरोसा किया था। लेकिन इस बार सिर्फ परीक्षा नहीं हो रही, इस बार सिस्टम खुद अपनी विश्वसनीयता की परीक्षा देने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। इस बार सबसे बड़ा फैसला पेपर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को लेकर हुआ है। जिन लोगों के हाथों में प्रश्न पत्र बनाने की जिम्मेदारी है, उन्हें परीक्षा तक एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर रखा जाएगा। उनके पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं होगा, ना वो किसी से मुलाकात कर पाएंगे। यानी एग्जाम होने तक पेपर सेटर्स लॉकडाउन में रहेंगे, ताकि सवाल बाहर न जाएं और लीक माफिया तक कोई सूचना न पहुंचे। नीट के री एग्जाम को लेकर एनटीए ने इस बार नई व्यवस्था बनाई है। सवाल तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं होगा कि वो किस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं।
नई योजना के तहत अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स सिर्फ प्रश्न तैयार करेंगे। इन प्रश्नों को एक बड़े डिजिटल बैंक में रखा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसमें करीब 10,000 प्रश्न हो सकते हैं। बाद में टेक्निक की मदद से इन प्रश्नों से फाइनल एग्जाम पेपर तैयार होगा, यानी प्रश्न बनाने वाला भी पूरी तस्वीर नहीं जान पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्वेश्चन पेपर के ले जाने आने पर भी अभेद्य सुरक्षा कवच चढ़ाया गया है। प्रिंटिंग से लेकर पैकेजिंग तक, स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर कदम पर निगरानी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि जमीन पर होने वाली किसी भी सेंधमारी की गुंजाइश खत्म की जा सके। सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, डिजिटल दुनिया पर भी नजर रखी जा रही है। 24 घंटे सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। फर्जी प्रश्न पत्र, फर्जी दावे करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे कोई अफवाह न फैलाए। सरकार ने नीट री एग्जाम तक टेलीग्राम पर भी बैन लगा दिया है, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर पेपर लीक माफिया इतना बड़ा है तो क्या वो सिर्फ टेलीग्राम पर बैठा है? व्हाट्सएप नहीं, डार्क वेब नहीं, प्राइवेट सर्वर्स नहीं, क्या सिर्फ एक ऐप बंद कर देने से पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि इतिहास बताता है कि पेपर लीक का खेल किसी ऐप से नहीं चलता, सिस्टम की कमजोरियों से चलता है। अगर लीक की जड़ अंदर है तो प्लेटफॉर्म बदल जाएगा, लेकिन धंधा नहीं। इसीलिए इस बार असली चुनौती सिर्फ ऐप पर निगरानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को अभेद्य बनाना है। परीक्षा केंद्रों पर भी एनटीए ने इस बार सिस्टम बदला है। फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। लेकिन सवाल तकनीक का नहीं, बल्कि भरोसे का है, क्योंकि लाखों छात्र सिर्फ परीक्षा देने नहीं जा रहे, वो एनटीए की विश्वसनीयता का भी टेस्ट लेने जा रहे हैं। क्या इस बार पेपर लीक माफिया सचमुच मात खाएगा? क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नहीं है। सवाल है, क्या सिस्टम पास होगा या फिर फेल? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, एग्जाम की तो तैयारी हो चुकी है, अब सही तरीके से इसे एग्जीक्यूट करा जाए, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, बात उस खबर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक जिहादी साजिशों का वो घिनौना चेहरा सामने आया जिसे देखकर हर कोई सन्न है। जहां महाराष्ट्र में धर्मांतरण का बड़ा खेल बेनकाब हुआ है, वहीं राजस्थान में पवित्रता पर प्रहार करते हुए जूस में मांस मिलाने की करतूत ने पूरे देश का होश उड़ा दिया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और देश पूछ रहा है कि आखिर कब तक ऐसी साजिशें चलती रहेंगी। आप सबसे पहले जरा तस्वीरें देखिए, आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, देखिए, वो महाराष्ट्र के नागपुर से है, जहां एयरफोर्स के एक कर्मचारी की पत्नी ने अपने पुराने क्लासमेट और उसके साथियों पर रेप, ब्लैकमेल और काला जादू और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का एक और खौफनाक मामला सामने आया है। और अब ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, ये भरतपुर से है, जहां लोगों की आस्था और पवित्रता पर प्रहार करते हुए जूस में मांस मिलाकर देने का घिनौना मामला सामने आया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन जिहादियों का इलाज कब होगा। 3 अलग अलग मामले 3 अलग अलग जगहों पर। लेकिन सबसे पहले नागपुर के बारे में जरा बात कर लेते हैं। नागपुर का ये जो धर्मांतरण कांड है, ये अपराध नहीं है, बल्कि एक सोची समझी जिहादी साजिश जैसा लगता है। पहले दोस्ती की गई, फिर दुष्कर्म किया गया, फिर ब्लैकमेलिंग की गई, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो महिला पर तंत्र मंत्र और जादू टोने का खौफनाक खेल शुरू कर दिया गया। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं गवाही दे रहा है कि देश में किस कदर धर्मांतरण का ये मकड़ जाल फैलाया जा रहा है। जरा आपको दिखाते हैं ये वीडियो, इसका ऑडियो आप करिए, दिखाइए। तो देख रहे हैं आप, ये एक तरह से जबरदस्ती पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेलिंग का खेल खेला गया। ये वीडियो वो साक्ष्य हैं जिसके तहत अब इस मामले में कार्रवाई हो रही है। इस धर्मांतरण कांड का खुलासा कैसे हुआ, पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको इस पर डिटेल देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। नागपुर में धर्मांतरण का यह मामला सामने आया। पीड़िता इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी है। मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे बताया गया। महिला ने रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। आयतें पढ़कर फूंक मारने का भी जिक्र किया गया है। मामले से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जो हमने आपको दिखाया। होटल में बुलाकर नशीला जूस पिलाने का आरोप है। बेहोशी में दुष्कर्म और वीडियो बनाने का दावा है। आपत्तिजनक वीडियो से ब्लैकमेलिंग की गई है और आरोपियों ने महिला से 4 लाख रुपए भी वसूले हैं। जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने का दावा आया है सामने और पुलिस ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है।
देखिए, पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। इस मामले में अब जिहादियों की कुंडली खंगाली जा रही है। वहीं संतों में हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। उनका कहना है कि जिहादी गैंग पर एक्शन होना चाहिए। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर एक स्पेशल एसआईटी बिठानी चाहिए और ऑफिस में भी जो मुस्लिम कर्मचारी है, जो ये अधिकारी है, उनका पूरा एक डिटेल ब्यौरा रखना चाहिए। हिंदू समाज के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। अभी नागपुर से जो खबर आ रही है वो तो बेहद गंभीर, चौंकाने वाली और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई लग रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सिर्फ लव जिहाद नहीं, सिर्फ धर्मांतरण और जबरन निकाह नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी ये कुछ बड़ा षड्यंत्र करने वाले थे, जिसका पर्दाफाश समय रहते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद से नागपुर पुलिस ने किया। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, कठोर दंड की व्यवस्था हो, त्वरित दंड हो, ये बहुत आवश्यक है। तो इन जिहादियों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है और इस केस में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो भी आपको बता देते हैं। कार्रवाई अब तक कितने लोग पकड़े गए जान लीजिए। अय्याज ताज मदारी गिरफ्तार किया जा चुका है, अमीन शेख गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि हजरत मौलाना फरार बताया जा रहा है, तो 2 लोग पकड़े गए हैं, 1 फरार है। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां नफरती गैंग एक्टिव दिखा। भीलवाड़ा में भी लव जिहाद और साजिश का ऐसा ही एक और खौफनाक मामला सामने आया। यहां एक लड़की को पहले नौकरी का झांसा दिया गया, फिर धोखे से उसका यौन शोषण किया गया, लेकिन दरिंदगी यही नहीं रुकी। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का भारी दबाव बनाया। आज वो बेबस पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। सवाल यह है कि आखिर बेटियों को जाल में फंसाने वाले इन शिकारियों पर कानूनी हंटर कब चलेगा। ये देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं। इस बीच जब रिपब्लिक भारत की टीम इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां कैसे हालात थे, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पति तो साथ ही रह रहे थे, लेकिन साथ रहते रहते ही मतलब उसने डरा धमका के कागजों पे साइन करा के लिव इन के कागज बना के समाज के ग्रुप में डाल दिए और मतलब बोल रहा है कि मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा और फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। दरगाह में ले गया, वहाँ फूल बत्ती खिलाई और धोख दिलाया और मजबूरन किया। हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। चाकू से सिस्टर को डरा धमका कर उनके साथ जोर जबरदस्ती की और बलात्कार करके ब्लैकमेल करने के लिए उनको वीडियो बना लिया। सिस्टर क्या है कि उससे डरी समय रहने लग गई और ये सितंबर 2023 की घटना है। और अब चलिए आपको भरतपुर की भी तस्वीर दिखाते हैं। भरतपुर में जूस में मांस मिलाने की शिकायत के बाद माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। आरोप सामने आते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जमकर हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने जूस दुकान संचालक को बीच सड़क पर पकड़कर उसकी पिटाई की है। जरा ये तस्वीर देखिए। तो चलिए पूरी खबर क्या है हम आपको डिटेल में बता देते हैं। भरतपुर का ये मामला, तस्वीर आप देख रहे हैं। जूस में मांस मिलने के आरोप से हंगामा हुआ और शिकायत के बाद दुकान पर भीड़ जुट गई। लोगों ने दुकानदार के खिलाफ नारेबाजी की, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। गुस्साई भीड़ ने दुकानदार को घेरा और बीच सड़क पर दुकानदार की पिटाई की। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया। जूस के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया और रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई होगी। पूरे मामले की गहन जांच शुरू हो रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है, लेकिन कहा गया कि जूस में जो मांस का टुकड़ा मिलाया गया था, जब उस पर सवाल किया गया तो कहा गया कि वो किशमिश है। तो इस तरह से ये धर्मांतरण गैंग या ये कहें नफरती गैंग एक्टिव है, जो अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं सामने आई हैं। इस पर कार्रवाई हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात बंगाल की कर लेते हैं, जहां टीएमसी मिली हार के बाद जनता अब उनके नेताओं का हिसाब कर रही है, उन्हें अंडा थेरेपी दे रही है। टीएमसी के नेता जहां भी जा रहे हैं वहां जनता अंडा फेंक कर मार रही है और नतीजा ये हो गया है कि बंगाल में अच्छे अंडों से ज्यादा सड़े हुए अंडों की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि जनता का गुस्सा इन अंडों के रूप में उन नेताओं पर फूट रहा है जो कभी अपनी धौंस दिखाया करते थे। अब आप सबसे पहले तस्वीरों को गौर से देखिएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तृणमूल के नेता सौमित्र बनर्जी हैं। इन पर बंगाल की जनता ने अंडे फेंके हैं और इतना ही नहीं, लोगों ने चोर चोर के नारे भी लगाए। सुना सुना आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं।
क्या है, पूरा मामला क्या है, आपको जरा इस पर भी डिटेल दे देते हैं, पूरी खबर बताते हैं हुआ क्या है। देखिए, सौमित्र बनर्जी रानीगंज में टीएमसी के युवा नेता हैं। 15 जून को उन्हें एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था और आज पुलिस उन्हें कोर्ट ले जा रही थी। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन होने लगा। प्रदर्शनकारियों ने अंडे फेंककर विरोध जताना शुरू किया है और किसी तरह पुलिस ने उन्हें वैन में बैठाया, लेकिन तब तक उन पर कई अंडों की बारिश हो चुकी थी। और ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। टीएमसी के बड़े बड़े नेता आजकल अंडा थेरेपी का शिकार हो रहे हैं। अब आप टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष की ये तस्वीर देखिए। कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर जा रहे थे, तभी इन पर अंडे फेंके गए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ गिने चुने नाम हैं, तो ऐसा नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। ये देखिए, कुणाल घोष पर स्थानीय युवक ने अंडे फेंके, जिसका नाम है चंदन। चंदन ने कहा कि कुणाल घोष ने जनता पर बहुत अत्याचार किए और वो इसी लायक हैं। सुनिए जरा। ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया, ये हम लोग का, ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया, ये डीम खाने के लायक ही है। आज गलत बहुत कुछ किया, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है। बहुत गलत काम किया लोग। वहीं दूसरी तरफ कुणाल घोष इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन पर अंडे फेंकवाए। उनका वर्जन भी सुन लीजिए। আরে হ্যাঁ, ও তো ওরা জানে যে আমরা এখানে আছি। আরো অনেক সিনিয়র ছিলেন। এখন ও अगर सौगत राय, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, मदन मित्र, विमान सीनियर लोग यहाँ पर थे, तो अगर कोई दूसरा सीनियर लोगों का ऊपर ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। हाँ, अरे बीजेपी ना होले करबे के, तो बीजेपी तो वोट है। तो बंगाल में इन दिनों टीएमसी के नेताओं की एग थेरेपी चल रही है। अब आप अलग अलग तस्वीर देखिए, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जिनकी एग थेरेपी चली है। देखिए, हुगली में घोटाले में टीएमसी नेता और पूर्व चेयरमैन स्वपन दास को जब पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था, तब लोगों ने अंडे फेंके, चप्पल लेकर उन्हें दौड़ाया गया। पूर्व मेयर सब्यसाची के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस स्टेशन से निकलने के दौरान अंडे टमाटर फेंके गए। अशोकनगर के मेयर की तो ऐसी हालत हो गई कि लोग अंडे लेकर उन्हें दौड़ा रहे थे, वो भागते नजर आए। और तो और खुद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी अंडे से हमला हुआ था। किसी तरह पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। पूर्व चेयरमैन के बेटे अभिजीत पर भी लोगों ने अंडे से हमला कर दिया, अटैक कर दिया। और सौमित्र बनर्जी और कुणाल घोष की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और ये वो तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई हैं। गुरधर खाड़ा, युधिष्ठिर घोष, शक्रचंद्र राय, पुष्पा मजूमदार, ना जाने कितने नाम हैं जिन पर जनता ने सड़े हुए अंडे फेंके। और मजेदार बात यह है कि बंगाल में अब सड़े हुए अंडे महंगे हो गए हैं। मतलब ताजा अंडों से महंगे सड़े हुए अंडे मिल रहे हैं। कुछ डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इन अंडों का इस्तेमाल हिसाब करने के लिए किया जा रहा है। बंगाल में ताजा अंडों की कीमत 5 से 8 रुपए तक है। सड़े हुए अंडों की कीमत 10 से 20 रुपए तक पहुंच गई है। बंगाल में सड़े हुए अंडों की डिमांड अचानक बढ़ गई है नेताओं का हिसाब करने के लिए। लोग गुस्से में पत्थर या डंडे की जगह अंडे फेंक रहे हैं। किसी नेता पर पत्थर या लाठी चलाने पर क्या होता है? गंभीर केस दर्ज हो जाता है। इसमें लंबी जेल, कठोर सजा का प्रावधान है, जबकि अंडा फेंकने को मामूली हमला विरोध माना जाता है। इसमें कोई सख्त धारा नहीं लगती, जिससे लोग विरोध करने के लिए अब सड़े अंडों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। डिमांड बढ़ गई है। नेताओं ने ऐसे कर्मकांड किए हैं कि अब हिसाब अंडों से हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं। ये पावन यात्रा हमेशा से पाकिस्तान की आंखों में खटकती रही है और शायद ही कोई ऐसा साल बीता हो जब सीमा पार से इस यात्रा को बाधित करने की नापाक साजिश ना रची गई हो। लेकिन इस बार भी दुश्मनों के हर मंसूबे मिट्टी में मिलने वाले हैं। पाकिस्तान की हर कायराना चाल को नाकाम करने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम है कि परिंदा भी पर मार नहीं सकता। बाबा के भक्तों की सुरक्षा में देश के जाबाज पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा, पवित्र यात्रा अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसे लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े और विशेष इंतजाम किए गए हैं। घाटी के चप्पे चप्पे पर आधुनिक हथियारों से लैस जवान तैनात है। तस्वीर आप देख रहे हैं। यात्रा मार्ग पर आने जाने वाली हर गाड़ी की सघन चेकिंग की जा रही है और संदिग्धों पर पैनी नजर है, ताकि बाबा के भक्त बिना किसी खौफ के अपनी पावन यात्रा पूरी कर सकें। अमरनाथ में कैसी सुरक्षा की तैयारी, कैसा सुरक्षा घेरा बनाया गया है, चलिए उस पर थोड़ी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। क्योंकि एआई कैमरों और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अत्याधुनिक डिटेक्टर से चेकिंग होगी। पोर्टेबल रिमोट कंट्रोल आईडी जैमर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की जा रही है। व्यवस्था इस तरह की है कि हर यात्री और सामान की कड़ी जांच हो।
हाई टेक कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड भी एक्टिव हैं। क्विक रिएक्शन टीम हर समय तैयार है। सुरक्षा बलों की लगातार गश्त और नाकेबंदी चल रही है। संचार नेटवर्क और निगरानी प्रणाली मजबूत की गई है और आपात स्थिति में यानी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बेस कैंप्स और पड़ावों पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। तो ये तो तैयारी है। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर कड़े इंतजाम किए गए। किस तरह से जवान गश्त दे रहे, ग्राउंड से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा में बस कुछ ही दिन बाकी है, क्योंकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू हो रही है। करीब 28 अगस्त को यात्रा खत्म होगी। वहीं जो है जम्मू और कश्मीर जो है तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। अभी से ही जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने जो है अपनी टुकड़ियां यहाँ लगा दी है। मोबाइल वैन्स लगा दिए गए हैं, बंकर्स को लगा दिया गया है, बाइबर वायर्स को बिछा दिया है। वही K9 का जो स्क्वाड है उसको भी एस्टैब्लिश कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे अभी साउथ कश्मीर में पहलगाम का रूट हो या सेंट्रल कश्मीर का सोनमर्ग का रूट हो, वहाँ पर एंटी स्क्वाड जो है वो कंटिन्यूसली जो है ड्रिल्स कर रहा है। इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं से चूक होती है, कोई हादसा होता है या किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स किस तरह से दिया जाएगा। वही तो आपने देखा अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तैयारी की गई है। यात्रा जब शुरू होगी तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल प्रहार में रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।